केवल जस्ट फॉर अ नंबर यू कैन कीप इन योर माइंड, बाकी आपको कुछ वैल्यूज तो डेफिनेटली यू शुड रिमेंबर ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात होती है। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ठीक है। एटम के स्पेक्ट्रम की, एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? एटम का स्पेक्ट्रम होता है भाई कि एटम जो होता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या रेडिएट करे तो कुछ एटम्स के लिए बात हुई थी, जैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया है, कुछ एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम की बात की गई है, ठीक है। सबकी बात नहीं हो पाई है, वो तो आपको आगे चल के जो अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, मतलब कि बीएससी एमएससी और फर्दर क्लासेस में पीएचडी में, तो आपको डिफरेंट आइटम्स के भी स्पेक्ट्रम की बात की जाएगी, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है उसके स्पेक्ट्रम की बात हम लोग करेंगे जो हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो विल सेकेंड नेक्स्ट हेडिंग विल बी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ओके, तो लेट्स जस्ट गिव द हेडिंग। ओके, ठीक है, तो हम हेडिंग देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नई चीज़ है, इसको हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, ठीक है, तो बी वेरी अटेंटिव। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। सो विल स्टडी द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब जो स्पेक्ट्रम है, इट इज द इम्प्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इसका एक इम्प्रेशन को, इसके इमेज को हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म आपने देखा है, व्हाइट लाइट को जब पास करते हैं हम लोग प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स देता है, आपको पता है, आपने ये बेसिक चीज तो जानते ही हो, ठीक है। उसी तरीके से चेक करते हैं हम किसी एटम का भी। बेसिकली व्हाट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन? It is the impression produced, it is the impression, it is the impression produced, it is the impression produced on the photographic film, on photographic film. It is the impression produced on the photographic film when the radiation, when when the radiation of particular, when the radiation of particular wavelength, wavelength is analyzed, is analyzed through prism, through prism, ओके, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कुछ और भी एक होता है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होती हैं, वो भी यूज किया जाता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। प्रिज्म यूज करके या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करके हम लोग क्या कराते हैं, उसका
डिफ्रैक्शन कराते हैं, प्रिज्म के पास करते हैं, तो अलग अलग वेवलेंथ का एक इंप्रेशन आता है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं, उस पर्टिकुलर आइटम किसी भी जिसका रेडिएशन यूज किए हैं हम लोग, उसका हम लोग जो इंप्रेशन होगा उसको स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट वेवलेंथ को स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे उसका स्पेक्ट्रम, उसका हम कहेंगे उसका स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली दो तरह का होता है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एमिशन और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहला होता है एमिशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली दिस देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एमिशन में फर्दर दो तरह के होते हैं, एमिशन में फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है लाइन। एक होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या हो रहा है, ये बच्चे जा रहे हैं यार। एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है लाइन, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ में आया, सुनाई दे रहा है बराबर सबको? यस, सुनाई दे रहा है बराबर सबको? कोई दिक्कत आ रही है? बोलो भाई। नो सर। अभिनव, नमन, प्रदीप, यस सर, सुनाई दे रहा है। आदित्य, सुनाई दे रहा है सब? मोनू? यस सर। चलो ठीक है। तो हमको स्पेक्ट्रम जो पढ़ना है वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, जब एमिट करे, जो रेडिएशन एमिट हो, तो उसका हम स्पेक्ट्रम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब करेगा उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, दिस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, दिस स्पेक्ट्रम थियोरेटिकल है ये पूरा, स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, this spectrum is produced by the emitted radiation, by the emitted radiation। क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है भाई? हाँ जी, संस्कार, प्रॉब्लम आ रही है क्या? लिंक भेज दें? सर इसका अभिनव, लिंक ही से आए। अच्छा, अभिनव, आर यू गेटिंग प्रॉब्लम? सर क्यों लीव करके फिर आ रहे हो, मतलब ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है? तो आप, सर वो स्क्रीन शेयरिंग सर अजीब सा हो गया था सर, वो बॉक्सेस आ गए थे तो दिक्कत हो गया था, तो मैंने दोबारा से रीजॉइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, दिस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमिटेड रेडिएशन, बाय द एमिटेड रेडिएशन, emitted radiation। okay, this spectrum corresponds to the radiation emitted, to the radiation emitted, to the radiation emitted और एनर्जी इवॉल्व्ड, या तो क्या कह सकते हैं हम लोग, एनर्जी जो हो रही है क्या हो रही है, इवॉल्व्ड हो रही है, एनर्जी इवॉल्व्ड और रिलीज्ड। ओके, रिलीज्ड व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, कब, व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करे, क्या करे, क्या करे, रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, रिटर्न्स
बैक टू द ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या है सर, जरा समझते हैं। ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब ये है बेटा कि आपको पता है कि जो भी शेल्स होते हैं ना, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस, चलो ऐसा मत मानो, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, ऐसे करके आपको पता है शेल्स होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। ये सेल पहला, दूसरा, तीसरा, इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है बेटा। इनका एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे हम न्यूक्लियस से, जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो थर्ड सेल में है, वो क्या करना चाहता है, सेकेंड सेल में आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी उतनी ही जितनी इन दोनों के बीच में गैप है एनर्जी का। थर्ड सेल की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड। ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ये हम डिस्कस भी करेंगे जब अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे और आगे का पढ़ेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो है ये एनर्जी जो होती है, ये सेल्स की एनर्जी, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो अगर थर्ड सेल से कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड में आ रहा है या सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एक हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, वो एनर्जी एमिट करता है। कितना, जितने का गैप होगा। मान लो ये थर्ड सेल में तो E3 एनर्जी है, सेकेंड सेल में आना चाहना है तो E2 है, तो वो डेल्टा जो E होगा वो E3 माइनस E2 के बराबर होगा, और इसका जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा, इतनी एनर्जी वो रेडिएट करके सेकेंड सेल में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सोमनाथ, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। संस्कार, इज इट ओके? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो भैया क्या होता है तो पूछ लिया करो। जैसे कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, हमको पता है कि इस न्यूक्लियस से सराउंडेड पहला सेल है, फर्स्ट सेल, देन सेकेंड सेल, देन थर्ड सेल, उसके बाद फोर्थ सेल, ऐसे करके सेल आते जाते हैं, ठीक। अब क्या मैं कह रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा इस बात को भी। मान लो ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 1 है, तो इसके पास एनर्जी जो होगी E1 होगी। ये सेल 2 है तो एनर्जी E2 होगी, ये E3 होगा, ये E4 होगा। और होता क्या है कि ये एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है, E4 इज ग्रेटर देन E3, E3 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक। जो E1 है वो सबसे कम है, उससे ज्यादा E2 है, उससे ज्यादा E3, उससे ज्यादा E4। तो कोई इलेक्ट्रॉन जो कि किस में है, आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि यहाँ पे फोर्थ शेल में है, तो उसके पास एनर्जी जो होगी वो E4 होगी। वो E4 एनर्जी से रेडिएट, आप बोहर्स थ्योरम, बोहर्स की थ्योरी आप लोग पढ़े हो कि एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी के शेल में घूमता है, ये ऐसा बोहर ने बोला था। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमता है, यस और नो, जिसको हम क्या कहते हैं, यस सर। शेल कहते हैं। बाकी रदरफोर्ड ने ये बोला था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, ऐसा बोला था किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भैया क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है वो सभी ऑर्बिट में या सभी पाथ पे नहीं घूम सकता, वो एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, वो एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो ये बोला था किसने, बोहर ने, ठीक है। तो उसको हम लोग पर्टिकुलर ऑर्बिट को शेल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, जिसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। तो जो सेल जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अभी के लिए आप ये मान लो कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेल है तो उसकी एनर्जी E1 है, सेकेंड सेल है तो उसकी एनर्जी का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को घूमेगा, उस एनर्जी से घूमेगा, E2 में, E3 में, E4 में। और मैंने ये बोला कि E1 से ज्यादा E2 की वैल्यू होगी, E2 से ज्यादा E3 की वैल्यू होगी, E3 से ज्यादा E4 की वैल्यू होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि E4 में है और वो आना चाहता है E3 में,
ठीक है, वो आना चाहता है E3 में कूद के, तो वो क्या करेगा, उसको एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा, उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा, तब वो लोअर एनर्जी शेल में आएगा। इज इट ओके? यस सर। और जो वो स्पेक्ट्रम बनाएगा, उसके एनर्जी जो रेडिएट किया है, उसको अपन अगर रीड करें एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, अगर हम इसको इम्प्रेशन को देखें, तो वो एक क्या बनाएगा, एक स्पेक्ट्रम बनाएगा वेवलेंथ की। जो भी वो एमिट कर रहा है, जो भी एमिट कर रहा है, एक्चुअली दे आर वेव्स। वो एनर्जी जो एमिट कर रहा है वो वेव के फॉर्म में, उसी को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रम पे, उसी को स्टडी करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, तो हम उसी को कहते हैं उसका एमिशन स्पेक्ट्रम, उसी को कहते हैं हम लोग उसका एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, यस सर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? क्यों भाई नमन, ठीक है? यस सर। चलो प्रदीप, इज इट ओके? दिक्कत आ रही है यार। प्रदीप, समझ में आया यस आप? सर। समझ में आया आपको? सर मैं बीच में चला गया था। अरे यार यही तो दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ लोग कभी जा रहे हैं, कुछ लोग कभी जा सर रहे हैं। पूरा लैपटॉप हैंग हो गया था सर, फिर रीस्टार्ट कर रहे। चलो ठीक है, हम फिर से बता देते हैं आपको। ठीक है, फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं भाई, यस सर। जरा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कल आपको, कल तो आप आए नहीं थे, ठीक है, मैंने कल बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, थ्योरी जो होगी, जो एटॉमिक थ्योरीज हैं वो पढ़ के आइएगा एक बार। तो अगर आप पढ़ के आए होते तो आपको ये पता होता कि एनर्जी जो होता है वो एक फिक्स्ड एनर्जी सेल में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक फिक्स्ड एनर्जी सेल में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा बोहर ने बोला था। ऐसा बोहर की बात आप पढ़ के आए होते, अगर आप पढ़ के आए होते तो आपने इतना तो पढ़ा ही होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा वो बात, तो मैं बताता हूँ एक्चुअली मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे जो एक्चुअली जो बात हुई एमिशन स्पेक्ट्रम की, वो क्या कहना चाहता है कि मान लो कि ये न्यूक्लियस है। अब एक बार लाइन जरा पढ़ लो आप लोग। फिर कोई गया, फिर कौन गया, चलो वो गया, ठीक है, एक बार लाइन आप पढ़ लो। द स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, दिस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमिटेड रेडिएशन। जो रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम एनर्जी रेडिएट करेगा, this spectrum correspond to the radiation emitted, energy evolved when an excited electron, जब एक excited electron मतलब ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है किसमें, बैक टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी में वो जा रहा है। तो एक हायर एनर्जी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जा रहा है, तो एक्चुअली हायर एनर्जी लोअर एनर्जी क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके इसके बाहर क्या है, इसमें इसके बाहर होगा फर्स्ट सेल, ठीक है, उसके बाद होगा सेकेंड सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल होगा, उसके बाद सेकेंड सेल होगा, सेकेंड सेल है, अरे कैसा सेकेंड सेल है, फर्स्ट सेल है, उसके बाद ये सेकेंड सेल है, उसके बाद ये हमारा थर्ड सेल है, ठीक है, उसके बाद ऐसे मान लो थर्ड सेल है, तीन ही सेल है, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, तो इसकी में एनर्जी E1 होगी, फर्स्ट सेल में एनर्जी E1, सेकेंड सेल में एनर्जी E2,
थर्ड सेल में एनर्जी E3। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो एनर्जी का लेवल है ना, ये E1 E2 E3, इसमें E3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, E2 की वैल्यू उससे कम होगी और सबसे कम E1 की वैल्यू होगी। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड सेल में है, कोई इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल में, वो क्या कर रहा है, वो कूद के वो वहां से सेकेंड सेल में आना चाहता है। किसमें? सेकेंड सेल में आना चाहता है। तो वो सेकेंड सेल में जब आएगा या आना चाहेगा, तो इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आना चाहता है, मतलब ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है वो। तो उस स्थिति में क्या होगा, E3 की एनर्जी ज्यादा है, E2 की एनर्जी कम है, तो जितना कम होगी उतनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा। जितनी एनर्जी का गैप है यहाँ पे E3 और E2 के, उतनी एनर्जी को वो रेडिएट करेगा और उसके बाद लोअर सेल में E2 में आ जाएगा। तो जो एनर्जी उसने रेडिएट की, ये काम करने में जो एनर्जी उसने रेडिएट की, उसी को हम स्पेक्ट्रम पे पढ़ेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्टडी करेंगे। तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी रिलीज्ड या इवॉल्व्ड। बात समझ में आ गई? यस सर। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, E3 माइनस E2 के बराबर होगी, E3 माइनस E2 के बराबर होगी, तभी तो वो E2 में आएगा। E3 और E2 में जितना गैप है उतनी एनर्जी रिलीज किया और वो आ गया वापस। फिर E2 से E1 में आना हो, अगर फिर से E2 से E1 में आना हो, तो वो क्या करेगा, E2 माइनस E1 की एनर्जी को रिलीज करेगा। कितना एनर्जी? E2 माइनस E1 की एनर्जी को रिलीज करेगा, तो फिर E1 में आ जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? बोलो भाई, तीसरी बार बताए हम। यस सर। यस सर, आ गया। तो इस जो एनर्जी रेडिएशन है, एक्चुअली वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वो एनर्जी का जो रेडिएशन है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उसको हम लोग रीड करेंगे, स्टडी करेंगे ग्राफ कह रहे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तो उसी को कहते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम, उसी को कहते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये दो तरीके का हो सकता है। ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ए this can be further divided into two types, that is A, which is known as continuous spectrum. क्या कहते हैं उसको? continuous spectrum। ठीक, continuous spectrum। तो continuous spectrum क्या है? जैसे कि जब सनलाइट पास होती है थ्रू अ प्रिज्म, इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू कॉन्टिन्यूअस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर। जैसा कि हमको सबको पता है, जब सनलाइट पास करते हैं हम लोग, जब भी सनलाइट पास करते हैं, व्हेन सनलाइट, जब सनलाइट को पास करते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है उसको हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है? तो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन सनलाइट इज पास्ड। ये नई चीज है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसको, बार बार समझा रहा हूँ। व्हेन सनलाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, इज passed through a prism, when a sunlight is passed through a prism, okay, prism, it gets dispersed, it gets dispersed, it gets dispersed into continuous band, into continuous band, in continuous band, okay, of different colors, behavior of different colors। कलर्स क्या होते हैं? विवग्योर होता है, सबको पता है, ठीक है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस होता है, गैप नहीं होता है। और अगर इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट है कोई, इनकैंडेसेंट सोर्स का मतलब जानते हो आप लोग? डू यू नो इनकैंडेसेंट सोर्स क्या मतलब होता है? बोलो भाई। नो सर, नो। अरे ऐसा नहीं होगा यार, सुना होगा आप लोगों ने, हैं? बल्ब जो होता है,
बल्ब जो होता है इनकैंडेसेंट, मतलब जो पुराना वाला बल्ब आता था फिलामेंट वाला बल्ब याद है आप लोगों को? यस सर। अब तो एलईडी के बल्ब होते हैं, लेकिन जो फिलामेंट वाला बल्ब होता था उसमें क्या होता था, वो गर्म भी होता था, हीट भी देता था। यस। ठीक है, तो वो ऐसे सोर्स को जो लाइट के साथ हीट भी दे, जो लाइट के साथ हीट दे, उसको इनकैंडेसेंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, एनर्जी रेडिएट करता है वो एक्चुअली। तो उस समय भी उसका भी स्पेक्ट्रम अगर हम बनाए हैं तो वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है। तो इफ द लाइट if the light if the light of an incandescent source या bulb resolved through the prism resolved through a prism स्क्रीन चली वही 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम? हमने बोला इफ द लाइट ऑफ एन incandescent source or bulb is resolved through a prism is resolved through a prism through a prism also gives a continuous spectrum, also gives a continuous spectrum। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोग को दिख सकता है कैसे कैसे केस में? एक सनलाइट का जब लाइट को हम लोग पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू तो डिस्पर्ज होता है एक इक्वल इंटरवल, मतलब लाइट जो जो कलर देता है बिफ्योर का, वो एक बिल्कुल विदाउट गैप विदाउट बैंड, मतलब एक बिल्कुल गैप नहीं होता, लगातार कॉन्टिन्यूअस बैंड बनता है, एक कलर का कॉन्टिन्यूअस बैंड बनता है। वैसे ही एक इनकैंडेसेंट सोर्स होगा, अगर बल्ब होगा कोई, तो उससे भी जो बनेगा ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम समझाने के लिए मैंने बोल रहा है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा है, ये इस तरीके का है। बेसिकली कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इस तरीके से बन सकता है।
ठीक है। दूसरा होता है जो स्पेक्ट्रम एमिशन का, वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। वो होता है क्या? लाइन स्पेक्ट्रम। सेकेंड इज बी। बी जो होता है दूसरा टाइप का, वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस इज ऑब्टेन्ड बाय, ये कैसे पाया जा सकता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय excitation of a substance okay, excitation of a substance are analyzed with the help of bright lights or bright colors. Bright lines are analyzed with the help of spectroscope. The help of स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रम को जिससे ऑब्जर्व किया जाता है वो एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोप है, डिवाइस। स्पेक्ट्रोस्कोप एज अ सीरीज ऑफ थिन bright lines, thin bright lines, thin bright lines on the film, and और जो दो लाइन के बीच में डार्क स्पेस मौजूद होगा, क्या होगा? दो लाइंस के बीच में डार्क स्पेस मौजूद होगा। तो डार्क स्पेस इन बिटवीन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में क्या होगा? अंधेरा, मतलब पूरा काला रहेगा, फिर लाइन अलग अलग हमको दिखेंगी। द डार्क स्पेस इन बिटवीन, कॉन्टिन्यूअस में कोई गैप नहीं है, कोई डार्क लाइन नहीं है, कोई डार्क नहीं दिखेगा। एक कलर के बाद एक कलर नहीं खत्म हुआ, दूसरा कलर स्टार्ट हुआ, मतलब एक कलर जैसे खत्म हुआ दूसरा कलर। लेकिन इसमें क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस दिखेंगी, ऐसे लाइंस दिखेंगी, और इन लाइंस के बीच का जो जगह होगा वो डार्क होगा। ये क्या होगा? डार्क होगा, पूरा काला होगा, ये डार्क होगा। तो ये लाइन दिखेगी, ये लाइन दिखेगी, फिर इसके बीच में काला होगा, फिर मतलब काला मतलब डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क। तो ऐसे लाइंस के बीच में क्या होगा? डार्क स्पेस आएगा। उस डार्क स्पेस की वजह से इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसा होगा, मान लो ये बैंड बना है, ये कलर का बैंड बना है, तो विव और वॉयलेट पहले आ गया, ये जो वॉयलेट पहले आ गया, ठीक है, पर्पल है लेकिन मान लो वॉयलेट है। इसके बाद इंडिगो आ गया, मान लो कि ये इंडिगो है, मान लो ब्लू है लेकिन ये, तो ये इंडिगो आ गया। फिर ये खत्म नहीं हुआ, इंडिगो आ गया, फिर दूसरा कलर आ गया। मतलब समझ रहे हो आप लोग? ये कलर आ गया। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा इसमें कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक कलर खत्म, दूसरा कलर, तीसरा कलर, ऐसे करके सारे कलर। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई गैप नहीं आने वाला है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई भी गैप नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रम में, तो लाइंस बनती हैं बिल्कुल, और लाइंस के बीच में डार्क स्पेस आता है। ये डार्क स्पेस है, डार्क स्पेस। यहाँ पे नो डार्क स्पेस, कोई डार्क स्पेस नहीं होगा, इसमें डार्क स्पेस होगा दो लाइंस के बीच में। तो ऐसे पहचाना जाता है डिफरेंस कि कौन सी लाइन स्पेक्ट्रम है और कौन सी क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम दो अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रम देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअली हमने जो बताया इलेक्ट्रॉन वाला, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, और जो सनलाइट होती है या इनकैंडेसेंट सोर्स का जो होता है वो भी एमिशन होता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। बात समझ में आ रही है कुछ? बात समझ में आ रही है कुछ? बोलो भाई। हम पूरे स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम टोटल दो तरह का है। अब उसमें से जो एक कॉन्टिन्यूअस है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं शो करता है, वो लाइन शो करता है। लेकिन एक
एमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस भी होता है, जो कि हम लोग को सनलाइट वाला है। जो कि हमारा सनलाइट वाला होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बोलो भाई बच्चों, समझ में आ रहा है? सोमनाथ, संस्कार। यस सर। यस सर, आ रहा है। तो एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम में, आप लोग बोलोगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम में जो होता है वो स्पेक्ट्रम में है क्या, एमिशन दो तरह का है। एक है कॉन्टिन्यूअस और एक है लाइन। कॉन्टिन्यूअस तो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ बनता है, वो सनलाइट के केस में बनता है। इनकैंडेसेंट सोर्स है, कोई बल्ब है तो उसका लाइट को एमिशन को हम लोग स्टडी करते हैं तो बनता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहे हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या आता है, डार्क स्पेस आते हैं, डार्क स्पेस आते हैं। बहुत गड़बड़ चल रही है आज की क्लास, पता नहीं क्यों बच्चे बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है भाई। बेसिकली हम लोग को पढ़ने जो एमिशन में लाइन स्पेक्ट्रम ही बेसिकली हमको पढ़ना है। तो वो स्पेक्ट्रम हम देखेंगे अलग अलग एन की वैल्यू से, अलग अलग नंबर ऑफ सेल। जैसे अगर दूसरे सेल से पहले सेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे एक जो लाइन बनेगा वो अलग लाइन नाम होगा। तीसरे सेल पे से पहले सेल पे आ रहा है तो अलग नाम होगा। चौथे सेल से पहले पे आ रहा है तो अलग लाइनों का नाम होगा। पांचवें से पहले पे आ रहा है तो अलग नाम होगा। बात समझ, अलग लाइन बनेगी। बात समझ में आ रही है? उस स्पेक्ट्रम का या उस रेडिएशन का अलग वेवलेंथ होगा। उस स्पेक्ट्रम का अगर पांचवें से सीधे पांचवें सेल से उठ के वो पहले सेल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सीधे पांचवें लेवल से फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी एमिट करेगा और वो जो वेवलेंथ होगा वो अलग होगा। अगर चौथे से पहले पे आ रहा है उसमें, और तीसरे से अगर पहले पे आ रहा है उसमें, अगर दूसरे से पहले से आ रहा है उसमें, तो अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन देगा, अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करेगा। उसी को हम लोग को पढ़ना होता है। तो उसको हम अलग अलग सीरीज करके पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में हम लोग उसको अलग अलग सीरीज करके पढ़ते हैं। ठीक है? ग्राउंड स्टेट जो बेसिकली किसी एटम का कहलाता है, वो उसका लोवेस्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ग्राउंड स्टेट जो कहलाता है, मैंने बताया था कि जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट बेसिकली n इज इक्वल्स टू 1 पे ही होगा। ठीक है? ग्राउंड स्टेट जो होगा वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होता है। ग्राउंड स्टेट जो है वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल का है, मतलब n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी। ओके, n1 की वैल्यू 1 होगी। और हो सकता है किस एनर्जी से, कौन से एक्साइटेड से आ रहा है वो, अगर वो n इज टू 3 से आ रहा है किसमें, 1 में, तो उसके लिए अलग वेवलेंथ होगा। n इज टू 4 से 1 पे आ रहा है तो अलग वेवलेंथ होगा। बात समझ में आ रही है आपको? लाइन ही ड्रॉ करेगा वो, लाइन स्पेक्ट्रम ही आएगा लेकिन अलग अलग वेवलेंथ का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इस तरीके से उसको स्टडी किया गया फॉर हाइड्रोजन, ओनली फॉर हाइड्रोजन वी हैव इन और सिलेबस, ओनली फॉर हाइड्रोजन हम लोग ये पढ़ते हैं। पूरा स्पेक्ट्रम जो पढ़ते हैं हाइड्रोजन का, केवल हाइड्रोजन के लिए ही सिलेबस में है लाइन स्पेक्ट्रम पूरा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको कि बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या हैं। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो हम क्या पढ़ रहे हैं ये अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, किसका, हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। ठीक है? एमिशन का मतलब ये है कि किसी भी हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल से वो एक ग्राउंड स्टेट पे, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 पे कूद के आएगा। 2 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, 5 से 1 पे आ सकता है, 6 से 1 पे आ सकता है, 7 से 1 पे आ सकता है। तो टोटल जो पढ़ाई की गई है, जो स्टडी हुआ है, वो टोटल 7 तक का हुआ है। ठीक है? टोटल कितने तक का हुआ है? 7th एनर्जी लेवल तक का हुआ है। मतलब 7वें नंबर ऑफ सेल से पहले नंबर ऑफ सेल पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक? वो फिर 6वें से पहले पे आ सकता है, उसके लिए किया गया है। तो सभी हमको अलग अलग करके एक ही में, मतलब वो करके पढ़ना है। बात समझ में आ गई? पढ़ना क्या है? यस सर। ठीक है।
तो हमको वो चीज देखनी, हम बाद में अभी देखेंगे जब हम उसका हाइड्रोजन की पर्टिकुलरली एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो। ठीक, अभी हम बासी स्पेक्ट्रम के बारे में समझ रहे हैं कि एमिशन क्या है, लाइन क्या है। तो एमिशन हमको समझ में आ गया, लाइन हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट, मतलब एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड इज एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें एब्जॉर्ब होगा रेडिएशन, उसमें जो बनेगा वो एब्जॉर्प्शन रेडिएशन है। तो द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेक्ट्रम produced by the absorbed radiation by absorbed radiations is known as absorption spectrum, is known as absorption spectrum। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में बहुत डिटेल में नहीं जाना हमको, इस एमिशन पे ही रहना है। ठीक, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हम बात करते हैं अब स्पेसिफिकली किसकी, हाइड्रोजन की। हम बात करते हैं अब स्पेसिफिकली किसकी, हाइड्रोजन की बात करेंगे। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहली लाइन जो हम बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम लोग और सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं इसमें। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसका हम लोग को एमिशन स्पेक्ट्रम देखना है, एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग केवल हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे लाके एनर्जी को रेडिएशन देखते हैं, हम लोग लोअर से हायर पे नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उसी की स्टडी की गई। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने बता ही दिया सब कुछ, मैं बस लिख रहा हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है एग्जाम्पल, लाइन स्पेक्ट्रम। किसका एग्जाम्पल है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम। यस और नो, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा एग्जाम्पल है ये, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। कौन सा है, एमिशन में ही लाइन वाला है, एमिशन में ही कौन सा वाला, लाइन वाला। ये मैंने बता दिया। यार आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार ये तुम लोगों का,